गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल जो है हमने अपना क्लास नाइन्थ में इतिहास का चैप्टर प्रारंभ किया है। आज जो है हम देखेंगे शहरी मध्यम वर्ग का उभरना, मिडिल क्लास। ठीक है, जो मिडिल क्लास है उस वर्ग का उदय होना या उनका बनना, ये ठीक है। चलिए, व्यापार और शहरों के विकास तथा केंद्रीकृत राज्यों के विकास का एक परिणाम यह हुआ कि इन देशों में एक नया मध्यम वर्ग उभर कर आया। ठीक है, क्या हुआ? जो केंद्रीकृत राज्य, कल मैंने बताया था ना, केंद्रीकृत राज्य कौन से हैं? केंद्रीकृत राज्य से तात्पर्य वे राज्य जहाँ पर जो है सामंतों या राजाओं का शासन ना होकर जो है सुल्तान या बादशाहों का शासन स्थापित होता है, उसे केंद्रीकृत राज्य कहते हैं। ठीक है, तो शहरों के विकास और व्यापार तथा केंद्रीकृत राज्यों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इन देशों में एक नया मध्यम वर्ग उभर कर आया। इसमें व्यापारी, धनी कारीगर, मुंशी, लिपिक, वकील, पेशेवर कलाकार, कवि, लेखक आदि सम्मिलित थे। जो ये मध्यम वर्ग था उसमें ये सारे लोग जो है क्या थे? सम्मिलित थे। लिपिक, वकील, कलाकार, कवि, लेखक आदि। शहरीकरण और राज्यों के विकास के कारण जो नए नए काम उभरे, जैसे हिसाब किताब रखना, प्रशासन, कर वसूली, न्यायालयीन काम, राज्यों के बीच दूत का काम आदि, उन्हें करने वाले लोग भी इस वर्ग में शामिल थे। ठीक है, राज्यों का विकास हो रहा था, व्यापार बढ़ रहा था और उसकी वजह से जो है नए नए काम उभर कर सामने आ रहे थे। क्यों? क्योंकि अब हिसाब किताब का काम रखना ज़रूरी था, प्रशासनिक कार्यवाही होना। अब जो व्यापारी काम कर रहे हैं तो कर वसूली का भी काम, तो ये वर्ग भी जो है उनके बीच में मध्यम वर्ग में शामिल थे। उन्हें करने वाले लोग भी इस वर्ग में शामिल थे। इस नए मध्यम वर्ग के लोग लगातार आर्थिक तंगी में रहते थे और अच्छी नौकरी की खोज में दूर दराज के राज्यों में जाकर रहने के लिए तैयार होते थे। ठीक है, इस वर्ग का एक बहुत बड़ा समस्या ये था कि इनके पास हमेशा जो है आर्थिक तंगी बनी रहती थी, पैसों की कमी बनी रहती थी, इनको अधिक मजदूरी नहीं मिलती थी। परिणाम क्या होता था कि ये हमेशा प्रयासरत रहते थे एक अच्छे रोजगार के लिए और एक अच्छी मजदूरी के लिए, जिनसे इनकी आर्थिक तंगी दूर हो। इसलिए क्या करते थे कि दूर दराज के राज्यों में जाकर अपने लिए काम ढूंढते थे और वहाँ बसने के लिए भी तैयार होते थे। इस तरह बड़े क्षेत्र में विचरण करने के कारण यह वर्ग समालोचनात्मक दृष्टि रखता था और तत्कालीन धर्मगुरु या शासकों की आलोचना करने से कतराता नहीं था। ठीक है, क्या हुआ? समालोचनात्मक, इसका मतलब ये है कि एक तो ये जो है हर जगह घूमते रहते थे, हर जगह काम की तलाश में घूमते रहने के लिए या दूसरे राज्यों में जाकर काम करने के कारण इनको यहाँ और दूसरे राज्यों के बीच जो है तुलना करने का मौका मिलता था, और जो कमियां होती थी तो उसकी जो है ये आलोचना करते थे। और साथ ही साथ क्योंकि ये एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाते थे, इसलिए वहाँ के शासकों या जो धर्म गुरु थे उसकी आलोचना करने से ये डरते नहीं थे। क्योंकि यदि अगर यहाँ के किसी शासक या धर्म गुरु की आलोचना करते थे तो उन्हें ये डर रहता था कि भाई हमारी जॉब चली जाएगी, हमें निकाल देंगे। लेकिन इनको इस बात का डर नहीं था। क्यों? क्योंकि वे हमेशा रोजगार के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते रहते थे। इस मध्यम वर्ग के बनने में शिक्षा का बहुत महत्व था। उन्हें ना केवल साक्षर होना जरूरी था, बल्कि अपने काम को प्रभावी तरीके से करने के लिए व्यापक साहित्य की ज़रूरत थी। ठीक है, इस मध्यम वर्ग को क्या था? बनने के लिए जो है शिक्षा ने बहुत महत्वपूर्ण था, और उन्हें केवल साक्षर होना ही जरूरी नहीं था, बल्कि अपने काम को करने के लिए उन्हें अच्छे साहित्य की भी आवश्यकता थी। यूरोप में शिक्षा ग्रीक और लैटिन भाषा के प्राचीन साहित्य के अध्ययन से और भारत में फारसी और संस्कृत साहित्य के अध्ययन के माध्यम से मिल सकती थी। ठीक है, क्या बता रहा है? यूरोप में शिक्षा ग्रीक और लैटिन भाषा के प्राचीन साहित्य के अध्ययन से और भारत में जो है फारसी और संस्कृत साहित्य के अध्ययन से इस प्रकार की शिक्षाएं जो है मिल सकती थी। रोचक बात तो यह थी कि कई प्राचीन रचनाएं जैसे यूनान के अरस्तु और प्लेटो का साहित्य तथा भारत का पंचतंत्र व गणित के ग्रंथ विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करके पढ़े गए। ठीक है,
उस समय का जो था, जो प्रमुख ग्रंथ, उसको क्या किया गया था कि अलग अलग भाषाओं में जो है उसका अध्ययन करके जो है उसको पढ़ा गया था अनुवाद करके। भारत ने मुगल में प्राचीन संस्कृत ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, उपनिषद आदि का अनुवाद अरबी व फारसी में किया गया। देखिए, साहित्य के लिए जो है क्या किया गया कि जो अलग अलग भाषाएं थी उसका जो है अपने ज्ञात भाषाओं में अनुवाद करके जो है उनका अध्ययन किया गया, ताकि उनसे ज्ञान की जो बातें हैं वो ग्रहण कर सकें। यूरोप और भारत में जो मध्यम वर्ग उभरा, उनमें कई समानताओं के बावजूद कुछ महत्वपूर्ण अंतर थे। ठीक है, यहाँ पे नोट करेंगे यूरोप और भारत, यूरोपीय देश और एशियाई देश कह सकते हैं इसको। दोनों में जो है कुछ महत्वपूर्ण अंतर थे। एक तो यह था कि भारत में यह वर्ग कुछ विशेष जातियों तक सीमित था। ठीक है, क्या हुआ कि भारत में जो ये वर्ग उभरा वो कुछ विशेष जातियों तक सीमित था, जैसे कायस्थ, क्षत्रिय या ब्राह्मण। जबकि इस यूरोप में जो है इस वर्ग में विविध समूहों व वर्गों के लोग सम्मिलित थे। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर यह था कि मध्यम वर्ग ने गणित या विज्ञान के अध्ययन में रुचि कम दिखाई, जबकि यूरोप में इसे महत्वपूर्ण माना गया। ठीक है, भारत में जो मध्यम वर्ग उभरा उसमें कुछ विशेष जातियां ही सम्मिलित थी, जबकि यूरोप में जो है इसमें विविध वर्गों के लोग जो है शामिल हुए थे। दूसरा ये अंतर था कि भारत में जो है मध्यम वर्ग ने गणित या विज्ञान के अध्ययन में कम रुचि दिखाई, जबकि यूरोप में इसे जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया। ये था मध्यम वर्ग का उदय, कि कैसे मध्यम वर्ग जो है आगे आए, कैसे उनका इस वर्ग का जन्म हुआ और कौन कौन से वर्ग के लोग जो है इसमें सम्मिलित थे। चलिए, अगला जो है हमारा वो है रेनेसां या पुनर्जागरण। ठीक है, रेनेसां का मतलब जो होता है उसका मतलब ही क्या होता है, पुनर्जागरण, हमेशा याद रखेंगे। प्राचीन साहित्य का अध्ययन और देश विदेश का ज्ञान। अब क्या हो रहा था कि लोगों में जो है जागृति आ रही थी और इसमें साहित्य ने जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसी का अध्ययन जो है हम इसमें करेंगे। प्राचीन यूनानी व लैटिन साहित्य के केंद्र में मनुष्य और उसके जीवन के विभिन्न पहलू थे। ठीक है, प्राचीन यूनानी व लैटिन साहित्य के केंद्र में मनुष्य और उसके जीवन में विभिन्न पहलू थे। राजनीति, नीति शास्त्र, दर्शन, कानून, सुसंस्कृत व्यवहार और भौतिक दुनिया का अध्ययन आदि इनके प्रमुख विषय थे। ठीक है, ये सारे विषय जो है इसके अध्ययन के जो है प्रमुख विषय थे। मनुष्य को केंद्र में रखने के कारण ऐसे साहित्य के अध्ययन को मानविकी अध्ययन या मानववाद भी कहा जाता है, जिसमें मनुष्य को केंद्र में मान करके जो है उसका अध्ययन किया जाता है। इसे जो है क्या कहते हैं, मानविकी अध्ययन, ह्यूमैनिटीज़ या ह्यूमनिज्म, मानववाद भी कहा जाता है। कई मायनों में यह सब धार्मिक चिंतन से हटकर था। इनमें किसी धर्म ग्रंथ या धर्म गुरु में विश्वास, पारलौकिक पुण्य के लिए इस लोक में त्याग, तपस्या या कष्ट सहना आदि बातों पर जोर नहीं था। ठीक है, इसमें क्या किया जाता था कि धर्म गुरुओं पर विश्वास, त्याग, तपस्या या कष्ट सहना आदि बातों पर जो है इसमें जोर नहीं दिया जाता था। जबकि आपको पता है कि दूसरे जो चीज़ें हैं या दूसरे जो वाद हैं उसमें क्या करते हैं कि इनमें जो है अधिक बल दिया जाता है। वे तार्किक और सोच को बढ़ावा देते थे और व्यक्ति के खुद सोचने विचारने पर जोर देते थे। ठीक है, वो क्या करते थे कि यदि कोई घटनाएं घट रही है तो उसको तार्किकता के आधार पर तय करते थे कि ये ऐसा ही क्यों हुआ। ठीक है, ये सेब जो है ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, ये क्या थी, तार्किक वाली बात थी। और लोगों के सोचने और विचारने पर जो है ये अधिक बल देते थे। वे किसी भी धर्म गुरु की बातों को भी तर्क की कसौटी पर परखने पर जोर देते थे। ठीक है, क्या होता था कि हम कई बार जो बड़े धर्म गुरु होते हैं उनकी बातों को जो है सिरोधार्य कर लेते हैं, जैसा वो बोलते हैं वैसे ही हम उसे मान लेते हैं। लेकिन जो मानववाद था उसने तार्किकता पर अधिक बल दिया, अर्थात यदि कोई धर्म गुरु भी किसी बात को लेकर बोल रहे हैं तो उसे जो है ऐसे ही मानने के बजाय उसे तर्क की कसौटी पर कसा जाता था कि उनके द्वारा जो चीज़ें बोली जा रही है वास्तविक में ही ऐसी क्यों होती है।
इसी कारण मध्यकाल में जब ईसाई धर्म का वर्चस्व यूरोप में स्थापित हुआ तो उसके धर्म गुरुओं के द्वारा प्राचीन ग्रीक और लैटिन साहित्य की आलोचना की गई। ठीक है, बताया गया है कि जब मध्यकाल में ईसाई धर्म का जो वर्चस्व है वो यूरोप में स्थापित हुआ, अर्थात यूरोपीय देशों में आज भी देखेंगे कि पूरे ईसाई समुदाय के लोग जो है निवास करते हैं, तो उसके धर्म गुरुओं के द्वारा क्या किया गया, प्राचीन ग्रीक और लैटिन साहित्य की आलोचना की गई। मध्यकालीन यूरोप में प्राचीन ग्रीक और लैटिन साहित्य का अध्ययन ईसाई चर्च के प्रभाव के कारण बहुत सीमित हो गया। ठीक है, मध्यकालीन यूरोप में प्राचीन ग्रीक और लैटिन साहित्य का अध्ययन ईसाई चर्च के प्रभाव के कारण बहुत सीमित हो गए। यह साहित्य ईसा मसीह के जन्म के पहले रचा गया था। जो साहित्य लिखे गए थे वो प्रभु यीशु के जन्म के पहले ही लिख लिया गया था और ईसाई धर्म के अनुरूप नहीं था। धर्म का आग्रह था कि इस लोक में सुख शांति की चिंता ना करके परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है, चर्च का क्या आग्रह था कि इस लोक में जो है सुख शांति की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें जो है परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो है प्रयास करना चाहिए, अर्थात हमें मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हो, इस प्रकार के जो है प्रयास करने चाहिए। चर्च के विरोध के चलते ये प्राचीन साहित्य पश्चिमी यूरोप में लुप्त होते गए, किंतु ईरान, इराक आदि इस्लामी देशों में ग्रीक और लैटिन साहित्य का अनुवाद और अध्ययन चलता रहा। ठीक है, क्या हुआ कि लगातार चर्च के विरोध के चलते हुए जो ये साहित्य है वो पश्चिमी यूरोप में जो है धीरे धीरे समाप्त होते गए, किंतु ईरान, इराक और इस्लामी देशों में जो है ग्रीक और लैटिन साहित्य का अनुवाद का अध्ययन चलता रहा। 14वीं सदी तक इस्लामी संस्कृति का प्रभाव एशिया में भारत से लेकर यूरोप में स्पेन तक फैला था। ठीक है, 14वीं शताब्दी में जो है इस्लामी संस्कृति का प्रभाव एशिया में भारत से लेकर यूरोप में स्पेन तक फैला था, अर्थात जो है इस्लामिक संस्कृति का प्रभाव अधिक था। इन क्षेत्रों में जैसे चीनी, मध्य एशियाई, भारतीय, ईरानी, इराकी, मिस्री, यूनानी आदि कई संस्कृतियों व सभ्यताओं का मेल मिलाप हो रहा था। इस्लामी देशों के विद्वानों ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया और चीनी, भारतीय, ईरानी तथा यूनानी साहित्य का अरबी और फारसी भाषाओं में अनुवाद करके अध्ययन किया। ठीक है, क्या किया गया कि इस्लामी देशों के जो विद्वान थे उन्होंने जो है इसका भरपूर फ़ायदा उठाया और चीनी, भारतीय तथा यूनानी साहित्य का जो प्रमुख साहित्य थे उनका जो है अरबी और फारसी भाषाओं में अध्ययन करके जो है अनुवाद करके जो है इसका अध्ययन किया। ये जो भाषाएं थी उनका साहित्य थे उनके। 14वीं सदी में जब पश्चिमी यूरोप में प्राचीन साहित्य में रुचि फिर से जागृत हुई, तब इस्लामी देशों में संरक्षित ग्रंथ और उनके अरबी अनुवाद बहुत काम आए। ठीक है, 14वीं शताब्दी में क्या हुआ कि पश्चिमी यूरोप में फिर से प्राचीन साहित्य के प्रति जो है इनकी रुचि जागृत हुई। तब इस्लामिक देशों के द्वारा जो भारतीय, चीनी या अन्य देशों के साहित्यों के अनुवाद करके रखे गए थे अरबी भाषा में, ये ग्रंथ जो हैं अरबी भाषा के अनुवाद जो थे इनके लिए बहुत काम आए। इनके अलावा प्राचीन भारतीय गणित, खगोल शास्त्र और चीनी विज्ञान का ज्ञान भी यूरोप के विद्वानों को मिला। इस प्रकार हम देखें कि साहित्य का जो है व्यापक प्रसार हुआ और प्रत्येक देश के साहित्यों का अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करके जो है उसका अध्ययन किया गया। ये थे बच्चों हमारे रेनेसां या पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का अगर मैं और अच्छे से डिटेल करूं, जो बुक का था वो तो था रेनेसां या पुनर्जागरण का मतलब होता है लोगों में जन जागरूकता लाना। प्राचीन समय में जो है चर्च के द्वारा ही सारे काम कराए जाते थे यूरोपीय कंट्री में, और चर्च जो है वो गलत तरीके से साहित्यों का जो है बखान करते थे, क्योंकि आम लोगों को जो है जो साहित्य की भाषा है वो समझ में नहीं आती थी। एक एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे संस्कृत है, संस्कृत में जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं, अब जनमानस को तो संस्कृत की भाषाएं नहीं आती है, तो जो भी उसके विद्वान हैं वो उस ग्रंथ का अध्ययन करके जैसा उसका अर्थ बताता है हम वैसे ही मान लेते हैं। तो वैसे ही उस समय भी किया जाता था और लोगों को जो है धर्म के प्रति डराया जाता था। तब कुछ बुद्धिजीवी वर्ग ने उस साहित्य को आम भाषाओं में
लोगों की भाषाओं में जो है अनुवाद करके लोगों को साहित्य की जानकारी दी, जिससे लोग साहित्य के वास्तविक ज्ञान को समझ पाए, ग्रंथों के वास्तविक अर्थ को समझ पाए और उनमें पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। ठीक है, आगे वाले वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे यूरोप में मानवतावाद या मानववाद। ठीक है बच्चों, कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू।